अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस रोहड़ी स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गई। रेलवे ज़राए के मुताबिक सखर मुसाफिर ट्रेन की एक बोगी रोहड़ी स्टेशन पर ट्रैक से उतर गई। हादसे के बायस बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया है। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस रोहड़ी स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गई। रेलवे ज़राए के मुताबिक सखर मुसाफिर ट्रेन की एक बोगी रोहड़ी स्टेशन पर ट्रैक से उतर गई। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी क्रेन रवाना कर दी गई है। हादसे के बायस बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इस ऐवान को अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेना चाहिए। इस ऐवान और हुकूमत की यकतरफा पॉलिसियां विफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। विफाकी इकाइयों की शदीद मुखालफत के बावजूद दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने का यकतरफा फैसला है। इस तजवीज़ की बतौर सदर मैं हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस तजवीज़ को तर्क करे। I was the one who chanted Pakistan Pape for me. For me, Pakistan always comes first. It is therefore my constitutional duty as a president, my personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government some of the unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River, sitting despite strong opposition from federating units. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। सदर मुमलिकत का मुस्कराकर जवाब। अपोजिशन अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी, प्ले कार्ड्स उठा लिए। स्पीकर गैलरी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नशिस्त खाली रही। Putting the country on a positive path to economic growth, our foreign exchange reserves have witnessed a surge. As we embark on वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं अपोजिशन ने बदतमीजी की, बदतहजीबी की, उन्होंने बुनियाद रखी है। इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। बोली इस बदतमीजी और बदतहजीबी ने कुछ नहीं दिया। लोगों में शऊर आ गया है। लोगों को तरक्की चाहिए, लोगों को मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। अब इकॉनमी बेहतर हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं। लोगों को समझ आ गई है कि बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। मैं तो ऑनेस्टली ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और जल्दी ख़त्म हो जाएगी और फिर इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली, क्योंकि लोगों में शऊर आ गया। लोग इस बदतहजीबी और बदतमीजी ने लोगों को कुछ नहीं दिया। लोगों को तरक्की चाहिए, लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। और अब जब वो ये देख रहे हैं कि इकॉनमी इम्प्रूव कर रही है, हालात इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनको समझ आ गई है कि बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। आसिफ जरदारी मुश्तरका इजलास से 8वीं बार खिताब करने वाले पहले सदर हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं सदर मुमलिकत ने खिताब में हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर रोशनी डाली। सदर मुमलिकत ने हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस का अहाता किया। बदकिस्मती से अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि लगता है अपोजिशन को अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज सदर जरदारी ने अपना तारीखी खिताब किया है। पहली सदर है हमारा तारीख में जिसने आखिरी बार पार्लियामान से खिताब किया और उस तकरीर में मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ सदर साहब ने जो हुकूमत ने मईशत के हवाले से इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उसका भी जिक्र किया, उसका भी तारीफ किया। जहाँ जहाँ मसाइल हैं सदर साहब ने उनके निशानदेही किए हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारा अपोजिशन के दोस्त हैं पार्लियामान में वो बिल्कुल ही गैर संजीदा है और इनके अंदाज से ये लगता है कि ना अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी है, ना उनका हल निकालने का उनका कोई तरजीह है और वो सिर्फ अपना सियासी चमकाना चाह रहा है। मगर उनका शोर होता रहा और सदर जरदारी ने बिलावल साहब आपके ख्याल में इनका इलाज
77 साल गुजरने के बावजूद कराची के लोगों को माशी तौर पर बाइख्तियार नहीं होने दिया गया। पुलिस शहरियों को रोककर इज्जत मजरूह करती है। सरकारी इदारों में शहरियों को मुश्किलात का सामना होता है। हमने आज़म किया शहर के हालात बदल देंगे। गवर्नर हाउस के दरवाजे 24 घंटे आवाम के लिए खुले हैं। मजीद कहा कि गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चों को IT के एडवांस कोर्स करा रहे हैं। आज मिडिल क्लास शख्स भी गरीब से गरीब होता जा रहा है। हम चाहते हैं हर फर्द के घर, रोजगार, अपनी छत हो। एक ऐसा गवर्नर MKM पाकिस्तान ने दिया है जिस गवर्नर हाउस के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए। आज मिडिल क्लास का शख्स भी गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। पूरे सूबे में और पूरे मुल्क में हर एक के घर में रोजगार हो, अपनी छत हो, अपना घर हो। मेयो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकतों का जिम्मेदार कौन? सूबाई हुकूमत और अस्पताल इंतजामिया जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे। MS मेयो अस्पताल का कहना है कि मुबजना गैर मयारी इंजेक्शन की खरीदारी DG हेल्थ ऑफिस ने की। वजीर सेहत पंजाब सलमान रफीक ने कहा मेयो अस्पताल में दवाइयों के लिए बजट दे दिया। ABN न्यूज़ की तहकीक के मुताबिक इंजेक्शन को गलत पानी के साथ मिक्स करने से रिएक्शन हुआ। मेयो अस्पताल इंजेक्शन रिएक्शन में अस्पताल अमले की गफलत का इंकशाफ। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया गया। तहकीकात के लिए कमेटी कायम। जरा के मुताबिक मेयो अस्पताल लाहौर में अमले ने पाउडर इंजेक्शन को मिक्स करने के लिए गलत पानी का इस्तेमाल किया। रेंगर लैक्टेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट इस्तेमाल से रिएक्शन हुआ। इस्तेमाल से पहले इंजेक्शन की ड्रग टेस्ट क्लियर था। 4 लाख टीकों के बैच में से 6,000 इंजेक्शन मेयो अस्पताल में सप्लाई हुए। शहर भर में कोई रिएक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ। MS डॉक्टर एहतशामुल हक ने अस्पताल अमले की गफलत की तरदीद कर दी। कहा मुबैना गैर मयारी इंजेक्शन की खरीदारी अस्पताल ने नहीं, DG हेल्थ ऑफिस ने की। मेयो अस्पताल में मज़कूरा इंजेक्शन की तीसरी डोज लगाने के बाद रिएक्शन सामने आया। तहकीकात के लिए लीड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भिजवा दिया गया है। उसमें ये है कि जो इंजेक्शन है उसका वाटर है, कोई ट्यूब सेट है, ये सारा वो सील करके लिए गए। जो कमेटी है सुबह सेक्रेटरी, तो ये कोई ह्यूमन एरर तो नहीं है, उसको हम सॉल्व करें। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि मेयो अस्पताल वाकया बहुत अफसोसनाक है। अस्पताल में दवाइयों के लिए बजट दिया गया, गफलत करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जो वाटर था इंजेक्शन में यूज होने वाला, उस सबको हमने जब्त किया। उस सारे को टेस्ट रन पे हम लगा रहे हैं। कमेटी से हमने बना दी है। इंजेक्शन मामले के लिए तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। प्रोफेसर इसरारुल हक कमेटी के सरबराह, चीफ फार्मासिस्ट, डेप्टी नर्सिंग, AMS अस्पताल कमेटी में शामिल हैं। मेयो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीज जाँ बहक हुए। 14 मुतासिर हुए थे, जिनमें से 3 वेंटिलेटर्स पर हैं। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी, ग्रीन टाउन और दीगर इलाकों में ताहाल बिजली मुअत्तल। इतवार की रात 2 बजे से मुअत्तल बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। अहले इलाका सहरी और इफ्तारी में भी बिजली से महरूम रहे। केबल फॉल्ट दूर करने और बिजली बहाली की डेडलाइन देने के बावजूद बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। कि इलेक्ट्रिक हुकाम ने पहले पीर के रोज़ नमाज असर फिर बाद नमाज मगरिब बिजली बहाल होने की डेडलाइन दी थी। बिजली बंदिश से मकीनों को पानी की किल्लत का भी सामना। इलाकाई मसाजिद में भी पानी की किल्लत, तरावी और नमाज की अदायगी में भी मुश्किलात। मकीनों की जानिब से मुतादिद कंप्लेन के बावजूद बिजली की बहाली की यकीन दहानी नहीं कराई गई। किसी भी हालात में सिविलियंस को इतने बड़े पैमाने पर फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। लाहौर बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को गैर आईनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में अपने दलाइल में कहा फौज एग्जेक्टिव का हिस्सा है जो अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदुखैल बोले तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला ये है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान वकील हामिद खान बोले फौजी अदालतें आईनी तरमीम के बगैर कायम नहीं हो सकती। फौजी अदालतों के हवाले से आईनी तरमीम मखसूस मुद्दत के लिए हो सकती है। इस सूरत में फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी दिया जाना जरूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि 26वीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है, जिस पर हामिद खान ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट में रेट दायर की जा सकती है मगर इसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। हामिद खान ने कहा कि आर्मी एक्ट को एक तरफ रखें तो आइन में फौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला ये है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। हामिद खान ने कहा कि आर्मी एक्ट में शामिल वो शिकें जिनके तहत सिविलियन का ट्रायल किया जाता है वो गैर आईनी है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि आर्टिकल 175(3) के तहत अदलिया एग्जेक्टिव से खुद ब खुद अलग तस्वुर होगी।
حامد خان نے جواب دیا کہ آئین کے الفاظ واضح ہیں، پارلیمان کے ڈکلیریشن کی ضرورت نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ فوجی عدالتیں متوازی عدالت نظام ہیں۔ اس معاملے میں آرٹیکل 175(3) کو واضح ہونا ہوگا۔ حامد خان نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ اگلی سماعت میں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث جواب الجواب دلائل دیں گے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اڈیالہ جیل میں کل ہونے والی سماعت منسوخ کر دی گئی۔ عدالتی عملے نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف چودھری کو کل اڈیالہ جیل میں سماعت منسوخی کے بارے آگاہ کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کے مطابق توشہ خانہ کیس میں تیزی سے ٹرائل چلایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات روکنے کے لیے ٹرائل کو رکوایا جا رہا ہے۔ اگلی تاریخ سماعت کل جوڈیشل کمپلیکس سے بتائی جائے گی۔ وفاقی وزیر اویس لغاری نے دعویٰ کیا ہے کہ 6 سال میں گردشی قرضے ختم کر دیں گے۔ اس وقت گردشی قرضہ 2400 ارب ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ 1200 ارب کا گردشی قرض ختم کرنے کے لیے بینکوں سے بات چل رہی ہے۔ IMF نے بجلی بلوں میں سیلز ٹیکس ختم کرنے کی حکومتی تجویز کو مسترد نہیں کیا۔ ان کے ساتھ اچھی میٹنگ رہی۔ خبر شامل کریں گے 4 سدہ سے، جہاں ہمسایوں کے درمیان زبانی تکرار کے بعد فائرنگ کا تبادلہ۔ فائرنگ کے باعث 5 افراد جاں بحق اور 2 شدید زخمی ہو گئے۔ فریق اول سے صفدر خان اور حضرت علی، جبکہ فریق دوم سے زاہد، رشین اور عاصم جاں بحق ہوئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ وجہ تکرار دکان کے سامنے چارپائی رکھنے پر بتائی جا رہی ہے۔ قومی سطح پر کوئی یکساں تعلیمی نظام موجود نہ ہونے کے باعث دینی مدارس بغیر کسی قانونی نگرانی اپنی پالیسی کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بغیر داڑھی امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری۔ مزید تفصیلات ابراہیم عباسی کی اس رپورٹ میں۔ وفاق المدارس کی پالیسی کے تحت بغیر داڑھی امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے فیصلہ جاری کر دیا۔ سیکرٹری تعلیم کو 6 باب مدارس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو قانون سازی کی تجویز بھیجنے اور ضوابط بنانے کا حکم دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ DG مذہبی تعلیم اور وزارت تعلیم مدارس کے لیے قواعد و ضوابط بنانے میں ناکام رہے۔ دینی مدارس کے تعلیمی معیار، اساتذہ کی قابلیت، نصاب، داخلے اور امتحانی نظام سے متعلق اصول و ضوابط طے کرنے کی ہدایت۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت نے اس معاملے کو سیاسی حکمت عملی کے تحت التوا میں رکھا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ مدارس کی رجسٹریشن اور ان کے تعلیمی معیار کو یقینی بنانے کے لیے قانون، طب، انجینئرنگ اور نرسنگ کی طرح کا کوئی قانون ضابطہ موجود نہیں۔ دینی مدارس سے فارغ التحصیل طلباء کو مستقبل میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ مدارس کی ڈگریاں پاکستان میں تسلیم کی جا رہی ہیں، نہ بین الاقوامی سطح پر۔ ادارہ کسی مخصوص قانون کے تحت ریگولیٹ نہیں۔ درخواست گزار کو آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت تحفظ نہیں دیا جا سکتا۔ مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کا کیس، ملزم ارمغان اور اس کے گینگ کے خلاف گھیرا تنگ۔ محکمہ پراسیکیوشن نے انویسٹیگیشن کو اہم ٹاسک سونپ دیا۔ کیس کے اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر نے پولیس گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ گائیڈ لائن کے مطابق ملزم ارمغان کے قبضے سے ملنے والی تمام اشیاء بغیر کسی تاخیر کے فورینزک معائنے کے لیے بھیجی جائیں۔ مرکزی ملزم ارمغان کے قریبی افراد کی سرگرمیوں کا جائزہ لے کر مقدمات درج کیے جائیں۔ DHA کے سیکیورٹی کے سربراہ اور مالک مکان سے بھی غیر قانونی سرگرمیوں سے متعلق تفصیلات حاصل کی جائیں۔ ملزم ارمغان کی غیر قانونی سرگرمیوں پر DHA اور مالک مکان نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں، تفصیلات حاصل کی جائیں۔ گائیڈ لائن کے مطابق ملزم ارمغان سے متعلق مقامی انٹیلیجنس یونٹ گزری اور درخشاں تھانوں سے بھی معلومات لی جائیں کہ ملزم ارمغان نے کب سے یہ سرگرمیاں جاری کر رکھی تھیں، تفصیلات حاصل کی جائیں۔ ملزم ارمغان کے والد سے تحقیقات کی جائیں اور والد بھی کرمنل ریکارڈ چیک کیا جائے گا۔ گائیڈ لائن کے مطابق ملزم کی رہائش گاہ سے ملنے والے بھاری ممنوعہ اسلحہ، واقی ٹاکی، ڈیجیٹل سیف لاکرز اور 2 شناختی کارڈ سے متعلق تحقیقات بھی کی جائیں۔ ملزم ارمغان کے کالعدم تنظیموں سے تعلق سے متعلق بھی تحقیقات کی جائیں۔ مسلم لیگ نون کے رکن بلوچستان اسمبلی حاجی محمد خان تارکین کے انخلاء پر افغانیوں کے حق میں بول پڑے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سید آل ناصر کو بھی افغانی شہری قرار دے دیا۔ حاجی محمد خان اتما خیل نے کہا، غریب مزدوروں کو اچانک ملک سے نکالنا قابل مذمت ہے۔ بلوچستان میں موجود کوئلہ کانوں، کرومائٹ اور ماربل سمیت دیگر بھاری بھرکم کام افغانی شہری کرتے ہیں۔ اگر ملک سے نکالنا ہی ہے تو سب سے پہلے با اثر افراد کو نکالیں۔ لیگی رکن اسمبلی نے کہا
کہ شناختی کارڈ کے حصول کے لیے سید آل ناصر نے اپنی ولدیت تک تبدیل کر دی. ڈپٹی چیئرمین سینٹ سید آل ناصر بھی افغانی ہے, اسے نکالا جائے.